यहां तक क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स जो भी मैंने बताया, क्रिटिकल रेशियो में क्या है, ये सब चीजें। अब मैं इसको ना और भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं आपको, अगर किसी को नहीं समझ में आया है तो मैं जनरली आपको इसको और भी अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। ठीक है, आप इसको लिख भी सकते हो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हर बार आपको लिखना होता है, अपनी भाषा में लिखना होता है ताकि आपको ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड हो। ठीक है, अच्छा आपको बेसिक चीज तो पता लगी कि अर्थक्वेक आया, क्या हुआ, बेसिक चीज क्या थी मैंने आपको बताई हुई, ये सारी जो चीजें मैंने बताई इसमें क्या है आपको समझने की बात कि देखो अर्थक्वेक आया ना, अर्थक्वेक की वजह से हमारे को क्या हो रहा है, अर्थक्वेक ने हमारे को वाइब्रेशन दी। वाइब्रेशन कहां पे दी, हमारे सॉइल पार्टिकल्स पे वाइब्रेशन दी। अभी जो हमारी वाइब्रेशन है इसी को हम जनरली क्या बोलते हैं, जो भी हमारा साइक्लिक शेयर स्ट्रेस है ना वो लगता है, तो सॉइल में साइक्लिंग लोडिंग डेवलप होती है बिकॉज ऑफ द अर्थ की जो वाइब्रेशन है, वाइब्रेशन इन जनरल सेंस में क्या बोल सकता हूं, जो साइक्लिंग शेयर स्ट्रेस लगती है ना, तो सॉइल में ये जो साइक्लिंग लोडिंग है ये डेवलप होती है। अभी जो साइक्लिंग स्ट्रेस का जो इफेक्ट है वो सॉइल के जो स्ट्रक्चर है, जो भी उसके फाइबर होगा सॉइल का, वो क्या होता है, चेंज होता है। या तो वो क्या होता है, कंप्रेस होता है, पहली बात तो या तो वो क्या होता है, कंप्रेस होता है। इसको मैं अच्छे से यहां पे लिखूं, ठीक है, ऐसा आपको समझ में नहीं आएगा यहां पे, ये बहुत ही हॉच पॉच वाली चीज है, तो यहां पे लिखता हूं कि जब हम बात कर रहे हैं किसकी, व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्थक्वेक ना, तो अर्थक्वेक में जनरली हो क्या रहा है, वाइब्रेशन आ रही है। और ये जो हमारी वाइब्रेशन है, ये वाइब्रेशन जो है बेसिकली इट इज द साइक्लिक शेयर स्ट्रेस, राइट। क्या बात कर रहा हूं मैं, सबसे पहले तो बात करते हैं अर्थक्वेक की, ठीक है ना। समझने वाली बात क्या है, कुछ नहीं है, बस सिंपल सी चीज है। व्हेन वी टॉक अबाउट द अर्थक्वेक ना, तो अर्थक्वेक की जो भी हमारी वाइब्रेशन है, दीज वाइब्रेशन इज बीइंग पर्टिकुलरली बीइंग नोन एज, क्या बोल सकते हैं हम उसको, वो एक तरह की ना साइक्लिक शेयर स्ट्रेसेस है। साइक्लिक क्या है, शेयर स्ट्रेसेस है, साइक्लिक शेयर स्ट्रेसेस है। यानी अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशन है जब वो लगती है तो सॉइल में क्या लगता है, सॉइल में लगती है साइक्लिंग लोडिंग। क्या लगती है, साइक्लिंग लोडिंग लगती है। अब ये जो हमारी साइक्लिक स्ट्रेस है ना, ये जो साइक्लिक स्ट्रेस का इफेक्ट है, ये सॉइल का जो स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल दिस इज द सॉइल का स्ट्रक्चर, कोई भी स्ट्रक्चर हो गया, सिंगल ग्रेन हो गया, कोई भी हो गया। अभी जो सॉइल का स्ट्रक्चर है, यानी उसकी जो फैब्रिक है, फैब्रिक में क्या होता है, चेंज होता है। या तो क्या होता है, ये कंप्रेस होगा, या तो क्या होगा, ये या तो ये कंप्रेस होगा। पहली बात, कंप्रेस मींस टू से जो वॉल्यूम का डिक्रीमेंट होगा, या तो वो होगा, ये करता है, या तो फिर क्या करेगा, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट होगा। तो वॉल्यूम का इंक्रीमेंट को हम क्या बोलते हैं, जैसे कि डेंस एंड में होता है, दैट इज द डायलेटेंसी। ये चीज आप जानते हो है ना, डायलेटेंट। तो डेंस या फिर लूज एंड में ये अर्थक्वेक का क्या रहता है, अर्थक्वेक के टाइम पे बेसिकली क्या है, सॉइल में बेसिकली होता क्या है। तो आपको एक चीज समझनी है कि सॉइल में हो क्या रहा है, या तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होगा, या तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि एक साइक्लिक डायनेमिक लोडिंग जो है वहां पे लगी है। ठीक है, आपको पता है कि जब हम लूज सैंड की बात करते हैं तो लूज सैंड का बिहेवियर क्या होता है, जब भी उसमें कोई साइक्लिंग लोड लगेगा तो लूज सैंड में क्या होगा, अभी जो लूज सैंड के पार्टिकल्स है वो क्या होते हैं, इरेगुलरली अरेंज होते हैं, है ना। अब ये जो इरेगुलरली अरेंज होते हैं ना, इनके बीच में ज्यादा वॉइड्स होते हैं, यानी लूज सैंड में हमारे को वॉइड्स की मात्रा क्या देखने को मिलती है, ज्यादा देखने को मिलती है। तो यहाँ पे ज्यादा वॉइड्स होते हैं, पहली बात तो, ठीक है, पहली बात तो क्या है कि लूजली अरेंज्ड होते हैं। दूसरा क्या है, इसमें वॉइड्स जो है वो ज्यादा होते हैं। और जब अर्थक्वेक की वाइब्रेशन आती है ना, तो पार्टिकल्स अपने आप क्या हो जाते हैं, वो ना अनस्टेबल पोजीशन से स्लाइड करके ना क्लोजली क्या आ जाते हैं, वो क्लोजली पास आ जाते हैं, वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, वो क्लोजली, वो पहले क्या थे, वो अनस्टेबल थे, दीज आर नॉट पोजिशनल डेवल्ड, तो इसको बोलते हैं अनस्टेबल पोजीशन। अब ये जो अनपोजिशन है ना, अनपोजिशन से क्या करते हैं, स्लाइड करके क्लोजली पैकिंग में आ जाते हैं, जिसका कारण क्या होता है कि यहां पे वॉइड रेशियो की वैल्यू कोई इवन थी, लेकिन जब यहां पे होगी तो वॉइड रेशियो क्या होगा, वो कम होगा। E2 जो है वो हमेशा कम होगा इवन से। कौन से केस की बात करें, लूज के लिए। तो पहला क्या है कि इट इज कंप्लीटली ऑन द अनस्टेबल पोजीशन आफ्टर गेटिंग द साइक्लिंग लोडिंग और द अर्थक्वेक की जो वाइब्रेशन है उसके कारण क्या हो रहा है, वॉइड रेशियो में डिक्रीमेंट हो रहा है, पहली चीज। वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये तो इफेक्ट किसका हो गया, लूज सैंड का। यानी लूज सैंड का क्या बिहेवियर रहता है अंडर द साइक्लिंग लोडिंग, ये आपको पता लग गया। ठीक है, तो वॉल्यूम भी डिक्रीज हो रहा है, वॉइड रेशियो भी डिक्रीज हो रही है, ये आप चीज जानते हो। सेकंड ऑफ ऑल बात करते हैं किसकी, मतलब ओवरऑल क्या हो रहा है, जो हमारी लूज सैंड है वो क्या है, वो कॉन्ट्रैक्टिव बिहेवियर दिखाती है। क्या दिखाती है, कॉन्ट्रैक्टिव बिहेवियर। क्यों बोल रहा हूं मैं कॉन्ट्रैक्टिव बिहेवियर, बिकॉज इट्स वॉल्यूम गेट डिक्रीजेस। क्या है ये, एक तरह का क्या दिखा रही है हमको, जो हमारी लूज सैंड है वो हमको क्या दिखाती है, कॉन्ट्रैक्टिव बिहेवियर दिखाती है ना, कॉन्ट्रैक्टिव बिहेवियर। तो कॉन्ट्रैक्टिव बिहेवियर को शो करती है, कॉन्ट्रैक्टिव बिहेवियर को शो करती है, बिहेवियर को शो करती है। ठीक है, अभी जो कॉन्ट्रैक्शन है इसकी भी कोई लिमिट होगी। ऐसा तो है नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट ही होता चला जाएगा। क्या वो जिंदगी भर कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो आप बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता कि भाई उसकी जो डिक्रीमेंट हो रहा है, डिक्रीमेंट होने के कारण जो है उसकी अभी लूजली पैक्ड था, अब वो टाइटली पैक्ड हो चुका है, अब वो लड्डू बन चुका है।
आप ऐसा तो नहीं बोल सकते। तो कभी भी लूज सैंड का लड्डू नहीं बनेगा, मतलब एक ऐसी लिमिट है, एक ऐसी लिमिट है जहां तक वो जो है कॉन्ट्रैक्ट करेगा, और वो कॉन्ट्रैक्ट क्या है, दैट इज द ई मिनिमम, राइट, कि वो एक वॉइड रेशियो जो है उसका ई मिनिमम जो होगा वहां तक ही वो डिक्रीमेंट दिखाएगा हमारे को। और जब हमारी सॉइल अपने आप डेंसली पैक हो जाती है ना, तो डेंसली पैक होने के बाद, क्यों, बिकॉज दिस इज द डेंसली पैक, ये क्या है, अनस्टेबल पोजीशन है, यानी वो क्या है, लूजली पैक्ड है, ये क्या है, हमारी डेंसली पैक्ड है। अभी जो डेंसली पैक्ड है, ये डेंसली पैक्ड जो है, अगर जो वाइब्रेशन इसमें आती गई, ये डेंसली पैकिंग जो है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इट इज बीइंग नोन एज अ क्रिटिकल स्टेज। क्रिटिकल स्टेज यानी डिक्रीमेंट होते होते एक ऐसी स्टेज आ जाएगी जहां तक पहुंचने के बाद इसके फर्दर जो है वो कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, यानी ई क्रिटिकल जो है, यानी क्रिटिकल जो हमारी ई क्रिटिकल है, ई क्रिटिकल पे हमारे को ई मिन मिल चुका है, अब इससे डिक्रीमेंट तो नहीं हो सकता ज्यादा। क्या ई क्रिटिकल जो है वो ई मिनिमम से भी और डिक्रीमेंट होगा? नहीं होगा, लड्डू नहीं बनेगा कभी भी। तो ये चीज आपको मालूम होनी चाहिए जो अभी तक मैंने बताया। तो इससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन जो है वो पॉसिबल नहीं है। तो ई सी आर जो है दैट इज द क्रिटिकल स्टेट, इससे ज्यादा क्या नहीं है, कॉन्ट्रैक्शन जो है पॉसिबल नहीं है। और ऐसे बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन कॉन्ट्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। बात समझ में आई जो भी मैंने यहां पे बताया। लूज सैंड के बारे में मेरे को पता लग गया है। क्या बचा है हमारे पास, दैट इज द डेंस सैंड। और जब मैं डेंस सैंड की बात करता हूं तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि यार डेंस सैंड में जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो क्लोजली पैक्ड तो ऑलरेडी है ना, क्लोजली पैक्ड क्या है, वो ऑलरेडी है। तो जो हमारी डेंस सैंड है उसमें ऑलरेडी क्या है, क्लोजली पैक्ड है, तो वहां पे इंटरलॉकिंग जो है वो भी है, ये चीज भी आप जानते हो, इंटरलॉकिंग है वहां पे, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है, वो डेंसली पैक्ड है ऑटोमेटिकली, है ना, डेंसली पैकिंग है। अब जब हमारा डेंस सैंड का लड्डू में, बेसिकली आपको ये नहीं समझना है कि लूज सैंड जो है जब वाइब्रेशन आएगी तो वो डेंस हो रही है, और डेंस सैंड अगर जो वाइब्रेट हो रही है तो वो क्या हो रही है, वाइब्रेशन से नहीं याद रखना है, साइक्लिंग। तभी तो मैंने यहाँ पे जानबूझ के लिखा है द साइक्लिंग लोडिंग, तो ठीक है, लेकिन शेयर स्ट्रेस जो है वहां पे शेयर हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो शेयरिंग के कारण क्या होता है, वॉल्यूम में इंक्रीमेंट होता है। जैसे अर्थक्वेक का जो शेयर स्ट्रेस लगता है तो पार्टिकल्स में फोर्स लगता है, और इस फोर्स के कारण क्या करते हैं, दे ट्राइज टू स्लाइड ओवर ईच अदर व्हिच कॉजेज द स्लाइडिंग मोशन। और यही स्लाइडिंग मोशन के कारण क्या है, बेसिकली हमारा जो डेंस सैंड का जो लड्डू है वो बिखर जाता है, और बिखरने के बाद उसका जो ओवरऑल वॉल्यूम है उसमें क्या देखने को मिलता है, हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ओवरऑल वॉल्यूम में उसमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। लेकिन उसके पास और वो क्या है, एक तो पहले से ही वो कॉन्ट्रैक्ट है। अगर आप बोलोगे कि उसकी आप अगर जो उसको पार्टिकल्स को और ज्यादा वो करना चाहो, इसको कॉन्ट्रैक्ट करना चाहो, तो वो तो नहीं होगा। लेकिन डेंस सैंड को अगर जो मैं शेयरिंग करूंगा तो वॉल्यूम में क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, यानी वॉल्यूम क्या करेगा, उसका एक्सपैंड करेगा। अब एक्सपैंड करेगा तो सर ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, ठीक है, यानी डायलेटेंसी दिखा रहा है वो, ठीक है। क्या वो करता ही चल जाएगा, क्या वो ऐसे बिहेव करेगा कि भाई वो अब उसके बाद वो बढ़ता ही चला जाएगा? तो पहली बात तो ये जो हमारी चीज है दैट इज कौन सा बिहेवियर इसका, द डायलेटेंस बिहेवियर, द डायलेटेंस बिहेवियर है उसका, पहली बात तो ये चीज हमको मालूम है, ठीक है। और ये जो डायलेटेंसी है इसका भी एक ना एक लिमिट है, उसी लिमिट को हम क्या बोलते हैं, एक ऐसी स्टेबल पोजीशन कि यार इंटरलॉकिंग जो है अब वो टूट चुकी है, उसके बाद वॉल्यूम डिक्रीज हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं कि वो फैलते फैलते वो कुछ और ही बन जाएगा, ऐसा नहीं, वो क्रिटिकल लिमिट तक पहुंचेगा तो वो ई मैक्स तक पहुंच सकता है, उसका वॉइड रेशियो ई मैक्स तक पहुंच सकता है ना। और उसके बाद क्या हो जाएगा, ई मैक्स के बाद क्या हो जाएगा, दैट इज द ई क्रिटिकल, और वही उसकी ई क्रिटिकल पोजीशन है कि भाई यार इसके बाद वॉल्यूम जो है वो इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो बस ये दो ही चीजें हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या है यहाँ पे, क्रिटिकल स्टेज क्या हो गया, जहां पे सॉइल ना तो वो बढ़ती है ना तो डिक्रीज होती है, वही सारी चीजें जो मैंने यहाँ पे लिखी। तो टेंशन की बात नहीं आपको, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ कि एक ऐसी कंडीशन कि जो लूज सैंड है ना तो वो उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट होगी, और ना डेंस सैंड में ना ही क्या डायलेटेंसी जो है वो एक पॉइंट तक रीच करने के बाद ऐसा नहीं कि बढ़ती चल जाएगी। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आप क्या बोल सकते हैं, क्रिटिकल स्टेज क्या है, एक तरह का वॉल्यूम चेंज, सॉरी वॉल्यूम की लिमिट, सॉरी वो वॉल्यूम चेंज की जो नेचुरल कंडीशन है वहां तक है। क्लियर हो गई सारी पॉइंट जो भी है मैंने आपको बताया। अच्छा नेक्स्ट क्या है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, अब देखते हैं जो मैंने यहाँ पे बताया इसमें ना बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी है और क्वेश्चंस भी है। दीज पॉइंट्स आर द क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन ओरिएंटेड है। इसके बाद सब कुछ ऐसे लिखना है, क्वेश्चन ओरिएंटेड। इसके बाद जो भी मैं बात करूंगा ना वो क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं पूछा गया है, और उसी के हिसाब से मैं अपने नोट्स में बनाता हूं। जैसे कि लिक्विफेक्शन क्या होता है, लिक्विफेक्शन का मतलब क्या है कि जो भी वाटर सैचुरेटेड लूज सैंड है ना, या फिर जो सिल्ट है, अर्थक्वेक की वाइब्रेशन के टाइम पे एक टेम्परेट बिहेवियर को शो करता है, दैट इज द हमारी सॉइल फ्लो करती है एज अ लिक्विड की तरह। तो वही चीज होती है लिक्विफेक्शन के लिए, किस में होती है, वाटरली सैचुरेटेड लूज सैंड सिल्ट। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इंपॉर्टेंट की किस में होती है, पहला क्वेश्चन किस में होती है, एक सैंड में होती है। क्ले में क्यों नहीं होती वो भी मैंने लिखा हुआ है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। सैचुरेशन में ही क्यों होती है, ड्राई कंडीशन में क्यों नहीं होती, ये भी क्वेश्चन है। तो वाई इस तरह से लिखो, वाई ऑन नॉट ड्राई सैंड और क्या क्ले। तो इसके जो है आंसर आपको आगे मिलेंगे। तो ये सब चीजें लिखना साथ में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा इफेक्ट क्या क्या है उसके, कोई भी स्ट्रक्चर ड्रॉ किया या तो वो टिल्ट हो जाएगा, है ना,
आपने देखा कि यार नीचे जो सॉइल है, वो जो सॉइल है जिसके ऊपर हमने फाउंडेशन लगाई थी यार, वो तो फैल चुका है, वो तो उसकी शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो चुकी है। अब जब शेयर स्ट्रेंथ ही हमारी सॉइल की जीरो के बराबर हो चुकी है, तो फाउंडेशन के कारण क्या होगा, ये जो हमारा स्ट्रक्चर है ऊपर से तो लोड उतना ही आ रहा है, लेकिन जो स्ट्रेंथ हमारे को मिल रही थी वो स्ट्रेंथ किसके बराबर होगी, जीरो के बराबर होगी। बिकॉज यहाँ पे जो यूज की हुई हमने सैंड थी, है ना, जो हमने यहाँ पे यूज की हुई जो सॉइल थी वो तो क्या थी, वो सैंड थी। और वो अब ग्राउंड वाटर जो है वो इंक्रीज हो गया, मान लेते हैं कि ऊपर से जो है बारिश जो है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसके कारण क्या है, यहाँ पे पानी के कारण हम वर्स्ट कंडीशन में देखना चाहते हैं शेयर स्ट्रेंथ। तो वर्स्ट कंडीशन में शेयर स्ट्रेंथ कब होगी, अब मान लेते हैं कि फ्लड आ गया, पानी आ गया, तो या फिर अर्थक्वेक के कारण हमारे पास एक तो वर्स्ट कंडीशन पानी वाली होगी, है ना, दूसरा कौन सी कंडीशन होगी, एक तो अर्थक्वेक भी आ गया, आपका पानी से सैचुरेटेड सैंड है, ऊपर से क्या हो गया, ऊपर से हमारे पास अर्थक्वेक भी आ गया। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे फाउंडेशन की स्ट्रेंथ ही जीरो हो गई है, सैंड यूज किया है, तो या तो ये सब्सिडाइज करेगा नीचे को, यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आपको देखोगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो आप देखोगे कि यार इतना तो डिक्रीमेंट हुआ है इसमें, ये जो स्ट्रक्चर है वो हमारा इतना नीचे धंस चुका है, सैंड में इतना ज्यादा वो नीचे धंस चुका है, तो या तो ये 2 फ्लोर नीचे चला गया, या तो पूरा ही टिल्ट हो गया, तो ये चीजें भी हमारे पास हो सकती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स भी हमारे पास राइज हो सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है कि रोड और पाइपलाइन से उन दोनों में क्या आ सकती है, ब्रेकेज हो सकती है। कोई भी हमारा ब्रिज हो गया, पायर्स हो गया, फाउंडेशन होगी, वो क्या हो सकती है, फेल हो सकती है, जो कि एग्जांपल आपने यहाँ पे देखा ही है। कोई भी पोर्ट्स हो गया हमारे पास, तो उन सब में भी ये सब जो है प्रॉब्लम्स देखी जाती है, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो वो है, एक तो ये वाला क्वेश्चन है। दूसरा क्या क्वेश्चन है हमारे पास यहाँ पे दूसरा क्या क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे पास, कि कई बार हमने देखा होगा सर, आपने बोला कि ये तो ठीक है, लिक्विफेक्शन क्या है, एक तरह का टेम्परल जो है बिहेवियर है कि सॉइल बिहेव करती है एज अ लिक्विड की तरह। पर ये चीज हमने पहले वाले चैप्टर्स में भी पढ़ी थी कि यार जो क्विक सैंड है वो भी तो एक कंडीशन है। तो क्या सर क्विक सैंड और जो हमारी यहाँ पे लिक्विफेक्शन है, क्या वो दोनों सही है, क्या दोनों सेम है? तो मैं बोल रहा हूँ हाँ, दोनों के जो फिनोमिना है वो सेम है। क्या है वहां पे जो फिनोमिना है वो सेम है, उन दोनों की जो कॉमन पॉइंट्स है वो यही है कि पानी और जो हमारी सॉइल है वो दोनों क्या करती है, एक साथ फ्लो करना शुरू कर जाती है। लेकिन दोनों में क्या है, डिफरेंस है। तो यहाँ पे एक चीज समझनी चाहिए कि क्विक सैंड ये सारे क्वेश्चन है, क्विक सैंड वर्सेस द लिक्विफेक्शन। अच्छा, जहां जहां भी मैंने लिक्विफेक्शन लिखा है ना, लिक्विफेक्शन की स्पेलिंग क्या है, LIQUEFACTION है ना। अगर जब मैंने कहीं पे यहाँ पे आई लिखा होगा ना, ई की जगह, तो आप उसको ई कर लेना, ठीक है, वो मेरी गलती थी, वो मैंने जाके अब देख लिया। तो क्विक सैंड वर्सेस जो लिक्विफेक्शन है, इसमें बेसिकली जो उसके फिनोमिना है वो सेम है, लेकिन उनके कॉजेज डिफरेंट है। उनके फिनोमिना सेम है लेकिन उनके कॉजेज क्या है, डिफरेंट है। जैसे कि अगर मैं क्विक सैंड को देखूं, ये किसके लिए बात की है, क्विक सैंड के लिए बात की है, और ये किसके लिए बात की है, ये बात की है हमारे लिक्विफेक्शन के लिए। अगर मैं क्विक सैंड को देखूं तो उसका कॉज क्या था, बताओ मुझे, आपको याद होगा। जब हम बात करते हैं क्विक सैंड की, तो वो क्यों होता है, बिकॉज अपवर्ड सीपेज फ्लो ऑफ द वाटर के कारण जो है क्विक सैंड होती थी वहां पे। लेकिन लिक्विफेक्शन क्या के कारण होती है, जो डायनेमिक वाइब्रेशन है उसके कारण होती है। हमारी जो सिस्मिक वाइब्रेशन है, डायनेमिक के साथ यहाँ पे जो भी हमारी क्या है, सिस्मिक वाइब्रेशन है, उसके कारण होती है। दोनों में क्या होता है, इफेक्टिव स्ट्रेस जो है वो जीरो होता है। हम जानते हैं कि क्या है, वाइब्रेशन के कारण जो इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होगा, जिसके कारण हमारी शेयर स्ट्रेंथ जो है वो क्या है, ओवरऑल वो जीरो के बराबर हो जाती है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि इफेक्टिव स्ट्रेस हमारा क्या हो रहा है, वहां पे जीरो हो रहा है, इसीलिए तो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू क्या हो रही है, जीरो हो रही है। और जैसे ही स्ट्रेंथ की वैल्यू जीरो हुई, यू नो वेरी वेल कि लूज वाटरली सैचुरेटेड सैंड में आपको क्या देखने को मिलेगा, लिक्विफेक्शन देखने को मिलेगा, लिक्विफेक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है ना। मैं बार बार लिख लेता हूँ, ये लिक्विड लिख लेता हूँ मैं, तो लिक्विड ई आएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये चीज समझ लेना। अच्छा, लिक्विफेक्शन इस वजह से होता है। दूसरा, इनकी कॉजेज क्या है, वो डिफरेंट है। पहली बात तो रिजल्ट क्या है, वो भी देखो, दोनों का रिजल्ट भी सेम है कि इफेक्टिव स्ट्रेस भी दोनों में क्या हो रही है, जीरो हो रही है। कॉमन पॉइंट क्या है इन दोनों के बीच में, द कॉमन पॉइंट इज दैट कि सॉइल और वाटर दोनों क्या करते हैं, मूव करने लग जाते हैं, फ्लो करना शुरू कर जाते हैं। और कौन कौन सी सॉइल टाइप में होता है ये, यू नो वेरी वेल की जो हमारी क्विक सैंड और लिक्विफेक्शन थी वो फाइन सैंड और सिल्ट में ज्यादा होता है। लेकिन लूज और सैचुरेटेड सैंड हो गया यहाँ पे, है ना, सॉइल लिखा है यहाँ पे, आप ऐसा करना है, यहाँ पे सैंड लिख देना। सैचुरेटेड सैंड और सिल्ट में ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सारे क्वेश्चन है इसलिए मैं बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, तो यहाँ पे आप जनरली क्या बोल सकते हो कि फिनोमिना जो है वो सेम है, मतलब जो हमारा लॉस होता है, किसका लॉस होता है हमारे पास, दोनों में लॉस किसका होता है, लॉस ऑफ सिग्मा एन। तो फिनोमिना क्या है, दोनों का सेम है कि सिग्मा एन दोनों में क्या होता है, कम होता है, लेकिन उन दोनों का रीजन अलग है। कॉज इज बीइंग नोन एज अ रीजन। रीजन क्या है, अपवर्ड सीपेज फ्लो ऑफ द वाटर हो रहा है, एक तो डायनेमिक वाइब्रेशन या फिर सिस्मिक लोडिंग या फिर साइक्लिंग लोडिंग के कारण जो है ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्ले में लिक्विफेक्शन क्यों नहीं होता है सर, बिकॉज क्ले के जो पार्टिकल्स है ना वो बहुत ज्यादा छोटे होते कि नहीं, ये चीज आप जानते हो। अच्छा, ये छोटे के साथ साथ क्या होता है, उसमें कोहेजन भी होता है। तो यू नो वेरी वेल कि दीज पार्टिकल्स आर स्मॉल एज वेल एज दे कंसिस्ट ऑफ
पार्टिकल इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन दैट इज बीइंग नोन एज अ कोहेजन, तो कोहेजन भी होता है वहां पे। अच्छा, कोहेजन मींस मतलब उससे होगा क्या, इससे ये होता है कि जो हमारा पानी है ना, वो पानी क्या करता है, उस वो जो हमारे स्मॉल पार्टिकल्स है ना, वो स्मॉल पार्टिकल्स पानी को अपने अंदर दबा के रखते हैं। हम एक चीज जानते हैं कि जो इसकी इसलिए क्या होता है, इसलिए ये होता है कि जो उनका परमेबिलिटी है वो बहुत ज्यादा कम होता है, और वाटर क्या करता है, इजीली मूव नहीं कर पाता है। और जब वाइब्रेशन होता है ना, वाइब्रेशन के टाइम में जो हमारा पोर प्रेशर होता है वो बिल्टअप होता है। अभी जो बिल्टअप हुआ है ना, ये स्लो होता है, और डिसिपेट आउट भी क्या होता है, ये बहुत ज्यादा स्लो होता है। एक तो पहली बात, ये बिल्टअप भी बहुत ज्यादा बिल्टअप होता है लेकिन स्लो होता है, और ये डिसिपेट आउट भी क्या होता है, स्लो होता है। क्यों होता है? बिकॉज द परमेबिलिटी इज लेस। तो बिकॉज द परमेबिलिटी इज लेस, बिकॉज परमेबिलिटी इज लेस, तो डिसिपेशन ऑफ द वाटर, द डिसिपेशन ऑफ द UI is also slow। इसी कारण से क्या होता है, जो इसका इफेक्टिव स्ट्रेस है ना, वो इंस्टेंटली जीरो नहीं होता, ये जीरो है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिग्मा एन इंस्टेंटली जीरो नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे ये प्रॉब्लम भी नहीं आती है लिक्विफेक्शन की। ये तो क्या पहला रीजन। यू नो वेरी वेल कि शेयर स्ट्रेंथ किसकी वजह से आती है, कोहेजन प्लस सिग्मा एन की वजह से आती है। मान लेते किसी एक वर्स्ट केस में सिग्मा एन जो वो जीरो हो भी जाए, तो स्ट्रेंथ कोहेजन के कारण तो स्टे करती है ना, तो ये भी एक रीजन हो सकता है जो कि आपको पूछा जाएगा। तो ये दोनों रीजन आप बता सकते हो। अगर आपसे कोई भी चीज पूछे यहाँ पे असेशन रीजनिंग में पूछ सकते हो कि क्ले में क्यों नहीं होता है, तो आप बता सकते हो क्ले में क्यों नहीं होता है। परमेबिलिटी इज वेरी स्लो, तो डिसिपेशन ऑफ द एक्सेस पोर वाटर प्रेशर इज ऑल्सो वेरी लो। दूसरा क्या है कि जो हमारा पोर प्रेशर है वो बिल्टअप भी बहुत ज्यादा स्लो होता है। समझ रहे हो, बिल्टअप भी जब स्लो होगा तो डिसिपेशन, जब हमारा बिल्टअप भी बहुत ज्यादा स्लो है तो प्रेशर के बढ़ने के चांसेस वहां पे क्या हो जाते हैं, लिटरली कम हो जाते हैं। समझ में आया? अच्छा, फिर आती है बात क्विक क्ले की। सर आपने बोला क्ले में ऐसा नहीं होता है, क्ले में लिक्विफेक्शन नहीं होती है, लेकिन क्विक क्ले हमने एक चीज तो सुनी है। तो क्विक क्ले में भी ना क्या होता है, बेसिकली जो हमारी क्विक क्ले होती है, क्विक क्ले ना एक तरह की स्पेशल मरीन क्ले होती है, उसकी सेंसिटिविटी जो होती है ना वो बहुत ज्यादा होती है, यानी 16 से ज्यादा भी होती है। तो इसके कारण क्या होता है, मतलब जब हम ये बेसिकली क्विक क्ले कैसी होती है, जब इसको ना हम अनडिस्टर्ब स्टेट में देखते हैं ना, तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलती है। लेकिन अगर जिसको मैं डिस्टर्ब कर दूं ना, तो ये ना बहुत मतलब इसकी स्ट्रेंथ ना बहुत रैपिडली डिक्रीज कर जाती है। और अगर जो मैं बात करूं क्विक क्ले की ना, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बना रखा है, आपको समझ में आ जाएगा ज्यादा अच्छे से कि इसकी पार्टिकल की अरेंजमेंट किस तरह से होती है। देखो क्विक क्ले में ना क्विक क्ले में जो पार्टिकल का स्ट्रक्चर होता है ना, वो कैसे होता है, वो ऐसे होता है, हाउस ऑफ अ कार्ड्स देखा आपने, जैसे मतलब पत्तों का घर होता है, जैसे आपने देखा इस तरह से लगाते हैं, यहाँ पे रखा, फिर आपने एक और पत्ता ऐसे 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 करके, फिर आपने और पत्ते रखे ऐसे ऐसे करके रखते हैं ना आप, ऐसे आपने देखा होगा बहुत बार। तो दिस इज बीइंग नोन एज, ऐसे ही क्या होता है, ऐसे ही हमारा यहाँ पे स्ट्रक्चर भी होता है। ये स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है, ये इसी तरह से दिखाया जाता है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, ऐसा ही स्ट्रक्चर होता है। तो बेसिकली जो हमारी क्विक क्ले होती है ना, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसको जनरली क्या बोलते हैं हम, हाउस ऑफ अ कार्ड की तरह इनका स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होती है अगर उसको डिस्टर्ब ना करे। लेकिन क्विक क्ले क्या है ना, ये एक ऐसा स्पेशल केस है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव क्ले है। मतलब नॉर्मल कंडीशंस में क्या रहती है, ये बहुत ज्यादा क्या रहती है, मतलब नॉर्मल कंडीशंस में थोड़ी बहुत ही मजबूत होती है, ऐसे नहीं कि बहुत ज्यादा रॉक की तरह मजबूत होती है, थोड़ी बहुत ही मजबूत होती है, लेकिन छोटी छोटी डिस्टर्बेंस से क्या कर जाती है, ये फेल कर जाती है। इसके जो पार्टिकल्स है ना, वो ना हमारे नमक जो सॉल्ट होता है ना, सॉल्ट के द्वारा ना एक दूसरे से जुड़े होते हैं, और जब हमारा सॉल्ट वाटर ना वॉश आउट हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल ऊपर से बारिश आ गई तो उसके कारण क्या होता है, ये सॉल्ट वाटर क्या हो गया, वॉश आउट हो गया, जिसके कारण ना ये जो वीक सॉल्ट बॉन्ड है ना, ये टूट जाते हैं। दैट इज वाई यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे इस तरह से टूटे हुए आपको बॉन्ड्स दिख रहे हैं, तो ये ना इसी तरह से टूट जाते हैं। तो ये बहुत ज्यादा फ्रेजाइल होता है कार्ड हाउस स्ट्रक्चर ना, और थोड़ी सी भी शेयर डिस्टर्बेंस हुई तो ये एकदम से टूट जाएंगे, जिसके कारण क्या है, ये हमारा जो नमक होता है ना, ये नमक लीच आउट यानी बाहर चला जाता है, और उसके कारण जो स्ट्रेंथ होती है ना, वो बिल्कुल ही कम हो जाती है इसकी। और ये इसी कारण की वजह से क्या होता है, ये जो है ना, ये एकदम ये जो ये मिट्टी होती है, क्विक क्ले क्या होती है, एक तरह की मिट्टी होती है, और ये बहुत ज्यादा ठंडे इलाकों में पाई जाती है, जैसे कनाडा हो गया है ना, स्वीडन हो गया, हमारा अलास्का हो गया, तो वहां पे ज्यादातर, नॉर्वे हो गया, वहां पे ये पाई जाती है। इन जगह में ये सब पाई जाती है, मतलब ठंडी इलाकों में। जनरली हुआ क्या था ना, आइस एज के कारण ना, जब हमारी बर्फ पिघली ना, तो उसके बाद ना ये जो हमारी क्या बोलते हैं, जब हमारी ये बर्फ पिघली ना, तो वो जमीन पे ना ऊपर उठी, और उसके कारण क्या हुआ, ये जो सॉल्ट है ना, ये सॉल्ट ना वॉश आउट हुए, ये जो सॉल्ट है ना, वो सॉल्ट क्या हुए, वॉश आउट हुए। उसी के कारण क्या होता है, बेसिकली ये क्विक क्ले की फॉर्मेशन हुई थी। इसके पीछे नहीं जाते कितना है क्या है वो, बट स्टिल आपको ये पता होना चाहिए कि यार ये क्विक क्ले जो है बेसिकली क्या है। ये एक तो बहुत ही ऐसी क्ले है जो काय के कारण हुई है, जो सॉल्ट का वॉश आउट हुआ है ना, जैसे हमारे सॉल्ट का वॉश आउट हुआ है, फिर उन सॉल्ट के कारण जो है ये वाली क्विक क्ले जो है हमारी बनी है। बस आपको पता होना चाहिए इसका जो स्ट्रक्चर है वो बेसिकली वीक सॉल्ट बॉन्ड्स बनाता है, बहुत ही ठंडे इलाके में होती है। ये भी लिक्विफेक्शन की तरह बोल सकते हो आप, लेकिन इसका कॉज क्या है, इसका कॉज ये है कि इसका बॉन्ड टूटता है। इसका क्या होता है, बॉन्ड टूटता है। फिनोमेना सेम है, फिर से मैं बोल रहा हूँ फिनोमेना इज सेम, लेकिन यहाँ पे हो क्या रहा है, सॉल्ट का टूटना बिकॉज ऑफ कोई एक्सटर्नल लोड या फिर शेयर आपने लगा दिया, तो उसकी वजह से क्या होता है, जनरली हमारी क्विक क्ले होती है। तो माइनर सा डिस्टर्बेंस भी ब्रेक कर देता है ये जो हमारा सॉल्ट SALT है ना, सॉल्ट वीक बॉन्ड, कॉजिंग द कैटास्ट्रॉफिक लिक्विफिकेशन। और लिक्विफिकेशन आपको पता है कि क्या होता है, किस तरह से होता है, उसकी फुल प्रोसेस जो है मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। तो आप ये चीज भी जान सकते हो कि क्विक क्ले जो है वो एक्सेप्शनल केस है,
ऐसा नहीं कि क्ले में नहीं होता है। कोई आपसे पूछे कि सर क्ले में होता है, तो आप बोलोगे नहीं, इन जनरल जो है वो क्ले में नहीं होता है, लेकिन सिर्फ कोई क्ले एक ऐसा एक्सेप्शन केस है जो स्पेशल मेराइन क्ले है, उसकी सेंसिटिविटी मोर देन 16 है, तो वो कोलैप्स कर जाती है जैसे ही उसके वहां पे वाइब्रेशन आ गया, फिर स्ट्रक्चर आ गया, तो वो एक तरह की लिक्विड की तरह फ्लो करने लग जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो क्या है, लिक्विफेक्शन का केस है, तो लिक्विफेक्शन का केस नहीं है वो, ठीक है। अच्छा, फोर्थ क्या है, कई बार बोला जाता है कि यार जब हमारा पहला बार अर्थक्वेक आया ना, तो वहां पे बहुत ज्यादा हैवक हुआ, मतलब बहुत ज्यादा वहां पे डिस्ट्रक्शन हुआ, बहुत सारी वहां पे बहुत वहां पे नुकसान हुआ हमारे को। लेकिन जब हम जैसे जैसे जाते हैं ना, तो उसकी जो हैवक की मतलब जो उसका डिस्ट्रक्शन है, वो डिस्ट्रक्शन की जो वैल्यू है, मतलब जैसे जैसे कई बार क्या होता है बेसिकली, जो डिस्ट्रक्शन है वो उसका डिक्रीमेंट देखने को मिलता है। तो ये ऐसा क्यों देखने को मिलता है, तो ये इसलिए देखने को मिलता है बिकॉज जब हम फर्स्ट अर्थक्वेक की बात करते हैं फर्स्ट अर्थक्वेक आप ऐसा लिख सकते हैं कि, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर पहला अर्थक्वेक में लॉसेस जो है ना बहुत ज्यादा होते हैं, लॉसेस 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 ज्यादा, और बाद में क्या होते हैं, वो कम होते रहते हैं, बाद में कम क्यों होते हैं, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन के फॉर्म में लिख देना कि पहला अर्थक्वेक जो है उसमें लॉसेस ज्यादा होते हैं, पर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वहां पे लॉसेस क्या होते हैं, कम होते रहते हैं। जब हम पहली बार देखते हैं ना, पहली बार अर्थक्वेक आया, ठीक है, मान लेते हैं कि हमारी कोई लूज एंड है और वो क्या है, अभी कॉम्पैक्ट नहीं हुई है, अभी वो कॉम्पैक्ट नहीं हुई है, क्यों, बिकॉज अभी लूज एंड है, वो ई जो है उसका अभी मैक्सिमम है। तो फर्स्ट अर्थक्वेक में होगा क्या, पहले तो अर्थक्वेक आता है, तो हमारी जो लूज सॉइल है, ठीक है, जो हमारी क्या है, जो हमारी लूज सॉइल है, अभी जो लूज सॉइल है ये क्या हो रहा है बेसिकली, इनमें होता है पार्टिकल्स का रीअरेंजमेंट, ये चीज आप जानते हो, पार्टिकल्स रीअरेंजमेंट होता है दोनों में। फिर वो जो पार्टिकल रीअरेंजमेंट होता है दैट इज बीइंग नोन एज अ डेंसिफिकेशन, क्या बोलते हैं उसको, दैट इज बीइंग नोन एज डेंसिफिकेशन। अभी जो डेंसिफिकेशन है इसको जनरली क्या बोल सकते हैं यार, वो कॉम्पैक्ट हो रही है, वो हो रही है, दब रही है वो। तो सबसे पहले लूज साइल आई, फर्स्ट अर्थक्वेक आया, फर्स्ट अर्थक्वेक में हो क्या रहा है, डेंसिफिकेशन हो रही है, एक चीज तो क्लियर होगी, पार्टिकल्स का रीअरेंजमेंट हुआ, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसको हम डेंसिफिकेशन भी बोलते हैं, और कई बार हम इसको बोलते हैं सिस्मिक डेंसिफिकेशन, ठीक है ना। किसके कारण हो रही है, बिकॉज ऑफ द सिस्मिक लोडिंग के कारण हो रही है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि सिस्मिक डेंसिफिकेशन हो रही है यहाँ पे, ठीक है। या फिर क्या बोल सकते हैं, शेक डेंसिफिकेशन, या फिर शेक डेंसिफिकेशन। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर जो फर्स्ट अर्थक्वेक आया तो सबसे पहले लूज सॉइल में क्या हो रहा है, डेंसिफिकेशन हो रही है, किसके लिए बात की जा रही है, लूज सॉइल में, यानी पहला अर्थक्वेक आया तो सॉइल क्या करेगी, शेक करेगी, और वो शेक करने के बाद क्या हो जाएगी, टाइटर हो जाएगी। तो ये तो पहली चीज है, ठीक है। अब डेंसिफिकेशन हो गया, उसके बाद क्या, अब हमारी जो सॉइल है वो क्या होगी, डेंस होगी है। अब जब सॉइल डेंस हो जाती है तो वो इजीली क्या नहीं होगी, वाइब्रेट नहीं होगी। तो सबसे पहली बात, वो इजीली क्या नहीं होगी, वो वाइब्रेट नहीं होगी, ये चीज आपको समझनी चाहिए। दूसरा क्या होगा, अब जो उसमें यूआई पहले हो रहा था लूज सैंड में, वो उसके बराबर भी नहीं होगा, उससे बहुत ज्यादा कम होगा, तो एक्सेस पोर वाटर प्रेशर जो है वो भी डेवलप क्या होगा, कम होगा। ये चीज भी हम बोल सकते हैं। दूसरा, जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है वो इतनी जल्दी जीरो हो जाएगा क्या, आपको मैंने ये चीज बता रखी है कि अगर मैं शेयर स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूं तो शेयर स्ट्रेंथ कोहेजन पर सिग्मा एन 10 पाई के बराबर होती है, ये चीज आप जानते हो। सिग्मा एन जब हमारा यूआई बढ़ता है तो सिग्मा एन क्या करता है, डिक्रीज होता है। मैं बहुत बार ये चीज बता चुका हूँ, ये आपको मालूम भी होगी। लेकिन सिग्मा एन जीरो क्या डेंस सैंड का होता है, बताओ मुझे। डेंस सैंड में क्या हो रहा है, वॉल्यूम का इंक्रीमेंट हो रहा है, वॉल्यूम के इंक्रीमेंट से पानी को जगह बहुत है, तो डेंस सैंड में तो ऐसा नहीं होता है। तो जैसे जैसे हमारी सॉइल डेंसिफाइड होती है उसके बाद उसमें वाइब्रेशन भी बहुत कम देखने को मिलती है, पहली बात तो। और यहाँ पे लिक्विफेक्शन के जो रिस्क है, क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा, डेफिनेटली नॉट। तो लिक्विफेक्शन का जो हमारा स्ट्रेस है वो भी यहाँ पे हमको देखने को नहीं मिलेगा, वो भी मतलब उसमें वो भी चीज नहीं होगी। दूसरा क्या है, यहाँ पे हमको लॉसेस भी क्या देखने को मिलेंगे, लॉसेस भी यहाँ पे हमको रिलेटिवली क्या देखने को मिलेंगे, कम देखने को मिलेंगे। अगर मैं थर्ड बात की बात करूं, तो थर्ड जो स्टेप है वो क्या होता है, वो नेचुरल स्टेप है। वहां पे सॉइल क्या करने लग जाती है, सेल्फ हीलिंग की प्रोसेस में चल जाती है। यानी पहले अर्थक्वेक आया, फिर सॉइल ना अपने आप ही क्या करने लग जाती है, सेल्फ कॉम्पैक्ट की तरफ जाने लग जाती है। क्या होती है, सेल्फ कॉम्पैक्टेड, ठीक है। अब जब दूसरा अर्थक्वेक आया ना, तो कुछ स्ट्रेस, जो भी हमारे पास कुछ स्ट्रेस था पहले ही वो रिलीज हो चुका है, जो भी हमारा स्ट्रेस था वो पहले ही रिलीज हो चुका है। कब रिलीज हो चुका है, वो पहला स्ट्रेस फर्स्ट स्टेप में ही वो चीज रिलीज हो चुकी है, ठीक है। फिर क्या हुआ, हमारी जो एनर्जी थोड़ी बहुत डिसिपेट आउट होनी थी बिकॉज ऑफ दी, आपको पता है कि हमारी जो टेक्टोनिक प्लेट्स है उनकी मूवमेंट के कारण क्या है, हमारी बाउंड्रीज रिलीज कर रही है वो चीज। अच्छा, पहले इंपैक्ट में ज्यादा रिलीज होगी एनर्जी की दूसरे इंपैक्ट में ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, डेफिनेटली। जब वो पहली बार जुड़ेंगे, पहली बार वो लड़ेंगे, तभी जाके क्या है, बहुत ज्यादा इंपैक्ट होगा। आपको पता है ना कि फर्स्ट टाइमर जो होता है वो जनरली ज्यादा इंपैक्ट करता है, तो दैट इज वाई जो फर्स्ट टाइम होगा वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा। अब प्लेट जब दूसरी बार एनर्जी की डिसिपेशन होगी तो वहां पे जो है हमें को ज्यादातर नहीं देखने को मिलेगा। दैट इज वाई जो हमारा स्टोर्ड एनर्जी होगा वो पहले से क्या नहीं होगा, ज्यादा नहीं होगा। तो रिजल्ट क्या है इन सब का, रिजल्ट ये है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे हमारी डेंसिफिकेशन बढ़ती जाएगी। पहली बात तो डेंसिफिकेशन हुई सॉइल की, लूज सॉइल के पार्टिकल्स रीअरेंज हुए। सेकेंडली जब अर्थक्वेक आया तो डेंसिफिकेशन की बात क्या है, सॉइल लेस प्रोन होती है लिक्विफेक्शन के लिए।
ठीक है, समझ में आया क्यों होती है वो चीज मैंने आपको बता दी है, क्योंकि पार्टिकल्स का रीअरेंजमेंट हो गया, यूआई जो है वो इतना ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है तो वो कम डेवलप हो रहा है। डेंसिफिकेशन हो गई है, तो डेंसिफिकेशन होने के कारण क्या है बेसिकली, ऐसा तो है नहीं लड्डू बन रहा है, लेकिन डेंसिफिकेशन होने के कारण जो है यूआई जो है वो इतना ज्यादा नहीं होता है। दूसरा, डेंसिफिकेशन क्या नहीं कर पाते, जब सॉइल हमारी डेंस हो चुकी है तो क्या नहीं कर पाएगी, उसको ज्यादा वाइब्रेट नहीं कर पाएगी। और थर्ड में क्या है, थर्ड जो है वो ऐसा प्रोसेस है जो ये बता रहा है कि डेंसिफिकेशन हो गई, सॉइल सेल्फ कॉम्पैक्ट हो गई। अब उसके बाद क्या है कि अब जो लिक्विफेक्शन की जो हमारे कॉजेज थे वो अब इतने ज्यादा नहीं देखने को मिलेंगे, तो लॉसेस भी वहां पे ज्यादातर नहीं देखने को मिलते, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है वो इंपॉर्टेंट है। और ऐसा आपने देखा होगा, एक एग्जाम्पल भी है, जैसे जापान में एक बार 1964 में बहुत ज्यादा भूकंप आया था, तो पहली बार क्या हुआ था, पहले जो मेजर अर्थक्वेक आया था उसमें बहुत ज्यादा सीवियर लिक्विफेक्शन हुआ था सॉइल का। फिर बाद में क्या हुआ, बाद में जब वो उसके आफ्टर शॉक आए, मतलब जो नेक्स्ट हमारा अर्थक्वेक आया, तो लिक्विफेक्शन जो है वो कंपैरेटिवली क्या था, कम था, माइल्ड था वहां पे। तो ये चीज जो है वो रियल लाइफ में भी देख सकते हो, और ऐसे भी आप समझ सकते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, इसको आप समझ सकते हो। लेकिन आप इन सबसे यही चीज समझ सकते हो कि अच्छा, फिफ्थ इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि क्रिटिकल स्टेज क्या होता है, यहीं तक थे क्वेश्चन, फोर्थ ही क्वेश्चन थे। पहला कि दोनों में फर्क क्या है, कि क्विक सैंड और लिक्विफेक्शन में फर्क है। दूसरा, यार क्ले में होता है कि नहीं होता है, तो फिर क्विक क्ले में क्यों हुआ, बिकॉज क्विक क्ले जो है वो एक क्या है, एक एक्सेप्शन केस है जहां सेंसिटिविटी ओवरऑल ज्यादा ही होती है। तीसरा, ये हमने देखा है यार, जब अर्थक्वेक आता है ना तो लॉसेस जो है वो ज्यादा नहीं होते, जैसे जैसे आप बढ़ते जाते हो, तो फॉर एग्जांपल आपका पहला अर्थक्वेक आया, फिर दूसरा अर्थक्वेक आया, तो वहां पे ऐसे ऐसे क्या होता है, जो चीजें होती है मैंने आपको बताया। फिफ्थ इज नाउ अबाउट द क्रिटिकल स्टेज। तो क्रिटिकल स्टेज क्या होता है, ना तो वो कॉन्ट्रैक्ट करती है सॉइल, ना तो वो डायलेट करती है यानी फूलती है। वॉल्यूम चेंज जो हो जाता है वो स्टॉप हो जाता है। आपने देखा है कि आप कभी गए हो, आप गोवा वगैरह गए हो कभी, आपने देखा होगा, आप जब भी रेत में पाँव रखते हो ना, आपने जैसे रेत में पाँव रखा तो क्या होता है, जो आपकी नीचे की सॉइल है ना वो क्या कर जाती है, बल्ज आउट करके बाहर निकल जाती है, इस तरह से बाहर निकल जाती है सॉइल। तो ओवरऑल जो आप अगर जो देखोगे इसको ओवरऑली, तो ओवरऑल जो इसका वॉल्यूम में चेंज है वो क्या है, दैट इज नील, वो तो जीरो है। क्यों, आपने इस पे पाँव रखा, फॉर एग्जाम्पल आपने क्या रखा, पाँव रखा, उस पाँव के कारण क्या हो रहा है बेसिकली, यहाँ पे आपने प्यारा सा अपना पाँव रखा, यहाँ की जो नीचे की सॉइल है वो क्या कर रही है, वो मूव कर रही है आउटसाइड, वो बाहर की तरफ को मूव करती है। जब आप रेत पे जाओगे, कभी गोवा जाओगे, जब शादी हो जाएगी तो अपनी वाली के साथ जाना, और उसको भी बताना कि क्या है वहां पे। तो क्रिटिकल कंडीशन उसको भी पता होना चाहिए ना कि आपने इंजीनियर से शादी की है। तो क्रिटिकल स्टेज ऐसी स्टेज है जहां पे ना वॉल्यूम चेंज हो रहा है, और ना मतलब जो चेंज है वॉल्यूम का वो स्टॉप हो रहा है, और शेयर स्ट्रेंथ उस पॉइंट पे क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है, ठीक है ना, कांस्टेंट हो जाती है शेयर स्ट्रेंथ। तो ये चीज है, मतलब ये है कि लूज एंड जो है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन उसके बाद जो है एक क्रिटिकल स्टेज के बाद वो क्या करती है, बंद कर देती है। डेंस एंड में क्या है, वो डायलेट करती है, लेकिन एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद वो डायलेट करना बंद कर जाती है। तो क्रिटिकल स्टेज से क्या समझ सकते हो कि वॉल्यूम का जो चेंज है वो नेचुरल लिमिट तक पहुंच चुका है, अब इसके बाद जो है कोई चेंज जो है देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन फाइनल समरी क्या है, फाइनल समरी यही है कि आप एक चीज समझ सकते हो, क्या समझ सकते हो कि ये हमारी फाइनल समरी यही है कि लूज सैंड जो है, जो लूज सैंड है, जो हमारी लूज सैंड है उसमें हाई पोर प्रेशर रहता है, हाई यूआई डेवलप होता है। दूसरा, हाई लिक्विफेक्शन भी कहां देखने को मिलेगा मेरे को, हाई लिक्विफेक्शन भी मेरे को लूज सैंड में देखने को मिलेगा, क्लियर हो गया। और यहाँ पे लॉसेस भी क्या होते हैं, हाई होते हैं, तो हाई लॉसेस। तो बस एक तो ये हो गया। दूसरा क्या हो गया कि जब हमारा पहला अर्थक्वेक आया, आफ्टर फर्स्ट अर्थक्वेक, आफ्टर फर्स्ट अर्थक्वेक हुआ क्या, सॉइल हमारी डेंसिफाई हो जाती है, सॉइल क्या हो जाती है हमारी, डेंसिफाइज हो जाती है, जिसके कारण क्या है, यूआई जो है वो कम बिल्टअप होता है, कम बिल्टअप होता है, और लिक्विफेक्शन के जो चांसेस है वो भी क्या हो जाते हैं, चांसेस भी कम हो जाते हैं। और यहाँ पे लॉसेस भी क्या रहते हैं हमारे, लॉसेस भी हमारे कम हो जाते हैं, क्लियर हो गया। तो इसीलिए क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी रेत है बेसिकली, जो हमारी सॉइल है वो बहुत जल्दी वो बहुत जल्दी क्या कर जाती है, वो ऐसे करती है, जो भी हमारी वाइब्रेशन है उन सबको एक तरह से क्या करती है, अपने स्ट्रक्चर को ना टाइट कर देती है, तो वो लर्न करती है फ्रॉम द वाइब्रेशन। ऐसे बोल सकते हैं कि सॉइल लर्न फ्रॉम द वाइब्रेशन, एक नोट पॉइंट में ऐसे लिख सकते हैं, आपको याद रखने के लिए भी ईजी होगा कि सॉइल लर्न फ्रॉम इट्स म्यूजिक, या सॉइल लर्न फ्रॉम फर्स्ट शेकिंग, मतलब एक तरह से क्या करती है वो, सॉइल स्ट्रांग हो जाती है, एक तरह से सॉइल स्ट्रांग हो जाती है, या फिर हमने स्ट्रक्चर को स्ट्रांग कर दिया, स्ट्रांग स्ट्रक्चर, ठीक है, टाइट कर लिया जाता है। बस क्लियर हो गया आपको ये सब कुछ जो भी मैंने यहाँ पे पॉइंट्स बताए। तो बस यही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, और कुछ भी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं था, बस थोड़ा बहुत आपको समझना था। तो यही हमारा क्या है, लास्ट टॉपिक है। अब इसके बाद खत्म हो चुका है ये वाला पूरा चैप्टर ना, अब सिर्फ हम क्वेश्चन ही करेंगे। बाकी आपको कोई भी इसमें क्वारी रहेगी तो एक बार दोबारा से एक बार चैप्टर देख लेना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर हो गया इतना।